हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम स्टडी करेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वन ऑफ द पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ द contract. Failure of a party to perform his or her obligation to perform a contract is called breach of contract. So breach of contract, these are of two types. One is actual breach of contract and second is anticipatory breach of contract. Actual breach of contract क्या है? At the time of performance of the contract. और anticipatory breach क्या होती है कि before the time of performance of the contract is broken, that is called anticipatory breach of contract. ये एक्चुअल ब्रीच में जब टाइम आया परफॉर्मेंस का तो उस वक्त एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मना कर दे तो हम कहेंगे इट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन टाइम से पहले ही अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मना कर दे तो हम कहेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, वो रिटर्न में भी इन्फॉर्म किया जा सकता है या ओरली भी उसको अगर इन्फॉर्म कर दे सेकंड पार्टी को कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम कहेंगे रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक पर्सन है नरेश, नरेश एक सिंगर है, उसने रमेश जो कि एक थिएटर का मालिक है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 2 मंथ्स के लिए आपके थिएटर में परफॉर्म करूंगा कि आप अपने टिकट्स सेल कर दो। 2 दिन जो है वो हफ्ते में परफॉर्म करेगा, जो कि उसने तय किया कि मैं एक वेडनेसडे और एक मैं सैटरडे को आपके थिएटर में परफॉर्म करूंगा। 2 हफ्ते तो करता रहा लेकिन उसने 5th डे उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, वो विलफुली परफॉर्म करने के लिए नहीं आया। तो जो रमेश था इसने टिकट सेल की थी तो इसको जो लोग थे जिनको इसने टिकट्स बेची तो उनको उनकी जो टिकट्स के जो पैसे थे वापस करने पड़े। रमेश जो है ही हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद नरेश, क्योंकि अब नरेश ने अपना जो प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, जो एग्रीमेंट की थी, उस एग्रीमेंट को इसने पूरा नहीं किया। तो रमेश के पास राइट है कि ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। और साथ में जो है रमेश कोर्ट में स्यू कर सकता है फॉर द डैमेजेस ही हैड टू पे in the form of returning of the tickets to the people who had come to see the show of Mr. Naresh. Second है suit upon quantum merit. Quantum merit क्या होता है? What has been earned. तो quantum merit जो phrase है इसका मीनिंग है payment in proportion of the work done. क्वांटम मेरिट का रूल ये कहता है कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है और जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने जितना काम किया है उस हिसाब से उसकी जितनी पेमेंट बनती है उसको उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए एक पर्सन था, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि एक टिफिन प्रोवाइडर है। ए ने बी के साथ 3 मंथ्स का टिफिन लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि 1500 पर मंथ। लेकिन जब ए ने 15 दिन ही टिफिन खाया तो उसकी सेहत खराब होने लग पड़ी, तो वो बी को कहता है कि मैं आपका टिफिन कंटिन्यू नहीं कर सकता। तब बी कहता है कि ठीक है, अगर आप टिफिन तो कंटिन्यू नहीं कर सकते लेकिन जो आपने 15 दिन मेरा टिफिन लिया है तो मुझे उसकी पेमेंट कर दी जाए। तो जो क्वांटम मेरिट का रूल ये कहता है कि पेमेंट इज टू बी डन इन प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क डन। तो अब जो है बी जो है उसको ए 15 दिन के पैसे देगा। तो 15 दिन के जैसे 1500 पर मंथ है तो 1500 को जब हम 30 से डिवाइड करें तो उसका 1 डे का कितना बनता है 50 रुपीज। तो 15 दिन के हिसाब से 750 रुपीज कंसेशन है वो ए बी को देगा। तो दिस इज द रूल ऑफ क्वांटम मेरिट। डिटेल में इसके बहुत से और कंडीशंस हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है दे कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल ए सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ किया जा सकता है? जहाँ पर जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है
that is not adequate remedy for the breach of the contract, या where there exists no standard for ascertaining the actual damage for the non performance of the contract। ये दो केसेस हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड की जा सकती है। तो ये केस कौन से हो सकते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और रमेश दो रियल ब्रदर्स हैं, इनके पास अपने पेरेंट्स का एक घर है, जो कि पेरेंट्स जो है अब इस दुनिया में नहीं है, तो जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो रमेश और राम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारा जो ये घर है हम इसको कभी बेचेंगे नहीं, जो भी इस घर को रखना चाहता है दो अदर पार्टी को उसके मनी टर्म्स में कंपेंसेट कर देगा। लेकिन कुछ समय बाद राम जो एक अलग सिटी में रहता है, वो रमेश को कहता है क्योंकि मुझे तो ये घर बेचना है। अब रमेश के पास कोर्ट जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो वो कोर्ट जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और रमेश जो कि अपने पेरेंट्स के घर के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो उसको मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो राम को कोर्ट मना कर सकता है उस घर को बेचने के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि आप इस घर को बेच नहीं सकते, जितनी भी कंपेंसेशन है या जितनी उसके घर की वैल्यू उसके हिस्से में आती है तो रमेश उसकी पेमेंट कर देगा। जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी पर्सन अपना शेयर बेच सकता है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस केस में इमोशंस जुड़े हैं ऑफ रमेश ड्यू टू हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कि रोकना। जब दो पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने से रोका जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए जो है ये एक एक्टर है और बी जो है ये एक फिल्म प्रोड्यूसर। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल तक ए जो है सिर्फ बी के लिए काम करेगा, ये किसी और की फिल्म की शूटिंग नहीं करेगा। लेकिन 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही ए वो एक सी फिल्म प्रोड्यूसर है, उसके साथ की नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। तो अब ए के पास राइट है, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ए ने बी के साथ किया है, तो ए कोर्ट जाकर बी को सी की फिल्म में शूटिंग करने से रोक सकता है, क्योंकि सी के साथ काम करने पर ए जो टाइम बी को उसने 1 साल देना है वो सी को डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बी कोर्ट जाकर रुकवा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने से। दिस कॉल्ड सूट फॉर इंजंक्शन। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस। अब जो है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर किस किस तरह के डैमेजेस हैं वो क्लेम किया जा सकते हैं। नंबर 1 है ऑर्डिनरी डैमेजेस, या इसको हम जनरल डैमेजेस भी कहते हैं। जनरल डैमेजेस या ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से डैमेजेस होते हैं, which arise naturally in the usual course of things for breach of contract। जो नेचुरल है या प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस हैं जो होंगे जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। तो इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही पता होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ये कंसिक्वेंसेस होंगे, तो फिर वो जो कंसिक्वेंसेस हैं या जो डैमेजेस हैं, दोज डैमेजेस विल हैव टू बी पेड, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। एग्जाम्पल से हम स्टडी करते हैं कि अगर ए जो है एक पर्सन है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 मंथ के बाद मैं आपसे राइस लूंगा 500 रुपीज एक क्विंटल की प्राइस पर। लेकिन जब 1 मंथ कंप्लीट होता है तो जो 500 रुपीज थे वो 550 रुपीज के एक क्विंटल के रेट पर बिक रहे हैं। तो जो ए जो है इसने तो 500 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बी इसको 500 रुपीज में देगा, और जो बी है वो क्या करता है कि उसने देखा कि अब मार्केट में रेट तो बढ़ गया, तो वो ए को राइस देने से मना कर देता है। तो जो बी है उसको क्या होता है कि वो फिर मार्केट से 550 रुपीज में जाकर राइस ले। तो अब जो इसमें 50 रुपीज जो है वो क्या है एक्स्ट्रा पे करने पड़े ए को बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई बी। तो अब जो 50 रुपीज है, ये 50 रुपीज ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम बी। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी damage. Next है special damages. Special damages are those damages which are the result of unusual circumstances affecting the aggrieved party। कि जो aggrieved party है या जिसने contract किया है, अगर unusual circumstances पैदा हो जाते हैं तो special damages claim किए जा सकते हैं। पर इस केस में ये है
कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो परफॉर्मिंग पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, ही मस्ट नो द कंसिक्वेंसेस कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया तो दूसरी पार्टी को ये नुकसान होगा। तो उस केस में जो स्पेशल डैमेज है दैट कैन बी क्लेम्ड। अगर उसको इस बात की नॉलेज नहीं है देन ही इज नॉट आंसरेबल। सपोज ए और बी, ये दो पर्सन है, ए और बी में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को एक घर बना के देगा विद इन 3 years, और बी ने ये जो घर है आगे सी को सेल करना है आफ्टर 3 years। बी ए को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही इन्फॉर्म कर देता है कि अगर आपने मुझे 3 साल के बीच बीच में घर नहीं दिया तो मुझे जो सी के साथ मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाएगा, तो मुझे सी को कंपेंसेशन देनी पड़ेगी जो कि मैंने उससे 1 लाख रुपीज एडवांस लिया। 3 साल के बीच में जो ए है वो बी को घर प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो फिर जो बी है उसका भी आगे सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाता है। तो इस केस में जो ए है उससे बी क्लेम कर सकता है द डैमेज विच ही हैज इंकर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज जो है सी को जो उसे वापस करने पड़े तो वो अब वो ए से क्लेम कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल डैमेज। तो इस केस में ऑर्डिनरी जो डैमेजेस हैं वो भी उसको मिलेंगे क्योंकि ए और बी का आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ, तो इनके आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके डैमेजेस भी मिलेंगे, और जो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के कारण जो बी को नुकसान हुआ है वो स्पेशल जो डैमेज है दैट आल्सो ए विल पे। इसको हम कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। नेक्स्ट है विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस का मीनिंग है टू सेट एन एग्जाम्पल, कि एक एग्जाम्पल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन था, उसने एक चेक इशू किया जो कि लेस अमाउंट का था, तो उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि 1 लाख का चेक तो इसकी पेमेंट स्टॉप कर दी जाए, और जो मेरा नेक्स्ट चेक है जो 1.5 लाख रुपए का है तो उसकी पेमेंट कर दी जाए। लेकिन जो बैंक था उसने ये चेक की पेमेंट स्टॉप नहीं की, तो इसके कारण उसका जो ये 1.5 लाख का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। तो अब जो अग्रीव्ड पार्टी जो ए है ये कस्टमर बैंक पर केस कर सकता है क्योंकि उसके कारण उसकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो बी जो है उसको कोर्ट पनिश कर सकता है एज एन एग्जाम्पलरी डैमेज, ताकि किसी और पर्सन के साथ ऐसी हरकत बैंक ना करे। नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, नॉमिनल का मतलब है कि बहुत थोड़े डैमेजेस। जैसे एक पर्सन था डी, उसने ई एक स्कूटर का डीलर है उससे एक स्कूटर बुक कराया, लेकिन जब डिलीवरी लेने का टाइम आया तो डी ने रिफ्यूज कर दिया उस स्कूटर को लेने के लिए। लेकिन क्योंकि जो स्कूटर था इसकी डिमांड बहुत थी तो ई का स्कूटर जो है वो किसी और कस्टमर ने खरीद लिया, तो ई को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हुआ है, तो अगर ई कोर्ट जाता है तो क्योंकि ई को कोई नुकसान नहीं हुआ तो कोर्ट डी को पनिश करने के लिए फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत थोड़े डैमेजेस के रूप में पनिश कर सकता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल डैमेज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।